आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे सीनियर सहाफी और राज्यसभा के साबिक एमपी जनाब शाहिद सिद्दीकी की जिंदगी की दास्तां किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म मंडी। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। तो आइए अपनी इस खास सफर की शुरुआत करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं जनाब शाहिद सिद्दीकी की जिंदगी की दास्तां। कल के मकाम में आप शाहिद सिद्दीकी साहब के बचपन, जवानी और इनके तालीम के सफर से रूबरू हुए थे। आइए उनकी जिंदगी के उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं आज के मकाम में। 1989 के पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद राजीव गांधी के कहने पर इन्होंने सियासत की ठोर पकड़ ली। जब तक वो वजीर आजम रहे मैं उनके साथ नहीं आया, मैं उनके खिलाफ लिखता रहा। लेकिन जब वो हार गए इलेक्शन तो उन्होंने मुझसे कहा, शाहिद मैं इलेक्शन हार गया हूं, अब मेरी मदद करो। मैंने कहा मैं आपकी मदद एक तरह से कर सकता हूं कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। क्या आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत है? राजीव ने कहा बिल्कुल पक्का, तुम मुझे जो तुम सच समझते हो बताओ, क्योंकि मुझे लोग वो बताते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं। तो वहां से मैं राजीव गांधी के साथ 1990 से मैंने काम करना शुरू किया। कांग्रेस में रहकर कौम और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस से इनका दिल टूट गया और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो नरसिम्हा राव से मेरा सीधा टकराव शुरू हो गया। तो कांग्रेस में रह के मैं उनसे लड़ता ही रहा जब तक कांग्रेस में रहा, और नतीजा ये हुआ कि सियासत में मेरा जो है मेरी सियासी जिंदगी ज्यादातर इख्तिदार से टकराव में ही गुजरी है। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये एक बार फिर से जर्नलिज्म में रंग गए, पर हालात के हाथों मजबूर होकर इन्हें एक बार फिर से सियासत में आना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। भाजपा से लड़ने के लिए जरूरी था कि मुलायम सिंह यादव की मदद की जाए, क्योंकि उस वक्त बहुत जरूरी हो गया था भाजपा को रोकना। तो मैंने समाजवादी पार्टी में मैं शामिल हुआ, उसका राष्ट्रीय महासचिव बना। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये 2002 में राज्यसभा एमपी बनाए गए। 2002 में मैं राज्यसभा में आया, 2002 से 2008 तक राज्यसभा में रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी से मेरा इख्तिलाफ पैदा हुआ जब समाजवादी पार्टी ने अचानक अमेरिका के इशारे पर न्यूक्लियर डील की हिमायत शुरू कर दी। और मैंने समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी से कहा कि ऐसा करके आप गलती कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह ने मेरी बात को नहीं सुना। उनके ऊपर पता नहीं किसका दबाव था कि उन्होंने अपनी राय और मर्जी के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की हिमायत में न्यूक्लियर डील की हिमायत शुरू कर दी। तो जब मैंने उसूली तौर पर देखा कि जब पार्टी की बुनियादी एक बात से मैं इख्तिलाफ रखता हूं तो मेरा कोई हक नहीं है पार्टी में रहूं, मैंने पार्टी से मैं मुस्ताफी हो गया। जाहिर तौर पर भले ही सपा मोदी मामले के बाद से इनसे पल्ला झाड़ने की बात कर रही हो, पर इसकी असली वजह का खुलासा करते हुए ये कहते हैं, मोदी की बात करते हैं। आज भी अमिताभ बच्चन है, वो तो मोदी के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। वो तो बाल ठाकरे को अपना अजीज तरीन दोस्त बताते हैं, उसके साथ जाके बैठे रहते हैं। तो बाल ठाकरे, वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो हैं वो तो मुलायम सिंह जी के बहुत अजीज हैं। मुलायम सिंह जी कल्याण सिंह जिसने बाबरी मस्जिद का कातिल था उससे गले मिल सकते हैं, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नरेश अग्रवाल जो उस वक्त में कल्याण सिंह का नायब वजीर आला था उत्तर प्रदेश का, बाबरी मस्जिद की शहादत में नरेश अग्रवाल पूरी तरह शरीक था, वो आज समाजवादी पार्टी में आ गया है और उसको इन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया है। उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाहिद सिद्दीकी जो सारी जिंदगी मुसलमानों के लिए लड़ता रहा, वो अगर अंदर मोदी का इंटरव्यू करता है तो आप उसको बहाना बना लेते हैं। तो ये एक सिर्फ सियासी बहाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी के इंटरव्यू को ये ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि वो पहले एक सहाफी हैं, चुनांचे उनका काम ही लोगों से बात करना, उनका इंटरव्यू लेना है, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। एक सहाफी का फर्ज है इंटरव्यू करना। मैंने अपना फर्ज अदा किया और नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से मैंने बेनकाब किया। और उस इंटरव्यू में मैंने उससे वो तमाम सवाल पूछे जो कोई हिम्मत नहीं करता रहा उसके सामने पूछने की। आज सपा और कांग्रेस भले ही अपने सेकुलर होने का लाख ढिंढोरा पीटे, लेकिन इनकी नजर में ये दोनों ही पार्टियां मुस्लिम मुखालिफ हैं। समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है बाकी लोगों को कि हम मुसलमानों की हिमायत से जीते जरूर हैं,
लेकिन हम मुसलमानों के इशारों पे नहीं चलते। वो ये दिखाना चाहते हैं, ब्राह्मण का और ठाकुर का वोट लेने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम नवाज नहीं हैं। और ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी ये करती रही है माजी में कि जब वो इलेक्शन जीतना होता है तो मुसलमानों के मसीहा बन जाते हैं, जब जीत के आ जाते हैं तो मुसलमानों की ही पिटाई करते हैं। आज मुल्क में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी को वो यूपीए हुकूमत की चाल बताते हैं। देखिए, मुस्लिम नौजवानों को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है उसके लिए बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूं कि मौजूदा यूपीए हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि ज्यादातर गिरफ्तारियां जो हुई है महाराष्ट्र में हुई है जहां कांग्रेस की हुकूमत है, आंध्र प्रदेश में हुई है जहां कांग्रेस की हुकूमत है, दिल्ली में हुई है जहां कांग्रेस की हुकूमत है। और मैंने उस वक्त मनमोहन सिंह से मिलकर कहा था 2004-05 में जब ये मालीगांव में धमाके हुए थे तो मुसलमान लड़कों को पकड़ा गया था, तो मैंने वजीर आजम से मिलकर कहा था कि देखिए ये गिरफ्तारी गलत हो रही है, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये कोई और हाथ है। मनमोहन सिंह ने या शिवराज पाटिल ने या कांग्रेस के लीडरों ने हमारी बात सुनने से इंकार किया। और आज भी ये हो रहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बाद में जब अदालत में मामला जाता है तो अदालत में कुछ साबित नहीं होता और एक के बाद एक सब लोग बरी होते चले जाते हैं। तो इसके लिए तो आप नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए तो कांग्रेस को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। वैसे तो इन्होंने आजाद हिंदुस्तान के कई वजीर आजम के इंटरव्यू लिए हैं, पर इसमें से सबसे खास वो मैडम इंदिरा गांधी का इंटरव्यू मानते हैं। मिसेज इंदिरा गांधी ने 1977 में जब वो इख्तियार से बाहर हुई हैं तो उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। दुनिया भर के अखबार, बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम्स उनका इंटरव्यू मांग रहे थे, लेकिन मेरे जैसा एक नौजवान लड़का 26-27 साल का, उसने जब उनसे इंटरव्यू मांगा तो वो राजी हो गई। वो मेरे लिए बड़ा एक अहम इंटरव्यू था। मकाम में शाहिद साहब की यादों का ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आपको अपने आसपास के मुल्कों को साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है। जब ये तरक्की करेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा।